दोहरा लेखा प्रणाली पार्ट 2। इस भाग में हम समझेंगे खातों के प्रकार के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं खातों के प्रकार, यानी ये जो अकाउंट होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो ये मुख्य तौर पर 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है व्यक्तिगत खाते यानी पर्सनल अकाउंट्स। दूसरा भाग है वास्तविक खाते जिसे हम रियल अकाउंट्स बोलते हैं। और तीसरा है अवास्तविक खाते या नाम मात्र के खाते यानी नॉन रियल या नॉमिनल अकाउंट्स के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे व्यक्तिगत खातों के बारे में। आखिर ये व्यक्तिगत खाते क्या हैं और इनका लेखा करने का रूल क्या है, यह भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम व्यक्तिगत खातों की बात करते हैं तो व्यक्तिगत खाते से हमारा मतलब होता है जैसे व्यक्ति, फर्म या संस्थाएं या कंपनियों का नाम, इस प्रकार से इन सभी को हम व्यक्तिगत खातों की श्रेणी में डाल देते हैं। अगर नाम के हिसाब से देखा जाए तो जैसे रमेश, सुरेश, महेश, दीपा, नेहा, स्वाति। और कंपनियों के हिसाब से देखा जाए तो श्री राम पिस्टन, राधु टायर्स, अरविंद मिल्स, रमेश मिल्स, SD इंटर कॉलेज, सेठ मुकुंदलाल इंटर कॉलेज, रोटेरी क्लब। इस प्रकार से इन तमाम जितनी भी चीज़ें, संस्थाएं, व्यक्तियों के नाम, इन सभी चीज़ों को हम व्यक्तिगत खातों में डाल देते हैं। परंतु व्यक्तिगत खातों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते। प्राकृतिक का मतलब होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स से हमारा मतलब क्या है, ये है प्राकृतिक व्यक्ति। प्राकृतिक मतलब होता है जैसे प्रकृति ने जिनको बनाया है, यानी मैन मेड नहीं है बल्कि नेचुरली वे व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं, यानी वो पुरुष हैं, मेन हैं। जैसे प्रवेश कुमार, महेश कुमार, दिनेश कुमार, हरीश कुमार, मोहन, सोहन। किसी व्यक्ति का जो नाम होता है उसको हम प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते में काउंट करते हैं, उनको हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट के तौर पर जानते हैं। इसमें देनदार के खाते, देनदार का खाता अगर बनता है तो किसी न किसी व्यक्ति के नाम से ही बनता है। ऐसे ही लेनदार के खाते बनते हैं, उनमें भी किसी का नाम होता है। पूंजी खाते, पूंजी खाता भी रमेश कैपिटल अकाउंट, महेश कैपिटल अकाउंट, इस प्रकार से बन जाता है। आहरण, ड्राइंग जिसे बोलते हैं, वह भी पर्सनल अकाउंट के दायरे में आता है। इस प्रकार से हम प्राकृतिक व्यक्तिगत खातों की श्रेणी में हम इन तमाम व्यक्तियों को डालते हैं जो प्राकृतिक तौर पर माने जाते हैं, जो नेचुरली पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, और उनको हम मैन मेड नहीं करते, मतलब मनुष्य नहीं बनाता उनको, बल्कि वो नेचुरल होते हैं। अब हम बात करेंगे उसका थोड़ा सा अपोजिट, आर्टिफिशियल, जिसे हम कहते हैं कृत्रिम व्यक्तिगत खाते। तो आर्टिफिशियल, ये कृत्रिम व्यक्तिगत खाते हैं जिसे हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं। इसमें कंपनियां, फर्में, बैंक और दूसरी संस्थाओं के नाम आते हैं, जैसे रमेश, सुरेश, महेश लिमिटेड, यानी इनके साथ में लिमिटेड शब्द का प्रयोग होगा, यानी ये व्यक्ति नहीं है बल्कि ये कंपनियां हैं। इन कंपनियों को हमने एक व्यक्ति की तरह ट्रीट किया है, जैसे रिलायंस पेट्रोलियम, और इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, जीवन बीमा निगम। और इस प्रकार से हमने, ये सजीव नहीं है, ये मैन मेड है, मतलब मनुष्य ने इनको बनाया है। यह एक प्रकार के व्यक्ति के तौर पर जाने तो जाते हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल व्यक्ति हैं, यानी इनको पर्सनली, मतलब हर प्रकार का जो व्यक्ति होता है कि वो कोई व्यक्ति का समूह मिल करके किसी कंपनी वगैरह का अगर नाम रख लेता है तो वह कंपनी का जो नाम रखा जाता है वो आर्टिफिशियल व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जाता है। उससे जब हम कोई लेन देन करते हैं तो उसको हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के तौर पर उसका खाता खोला जाता है। तो उस प्रकार के जो खाते होते हैं उनके नाम से रमेश लिमिटेड, महेश लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, LIC। तो इस प्रकार से इन संस्थाओं के नाम जो लिखे गए हैं
ये व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन इनको आर्टिफिशियली यानी कृत्रिम व्यक्ति बना करके पेश किया गया है। इस प्रकार से इनको हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स यानी कृत्रिम व्यक्तिगत खाते कहते हैं। अब हम बात करेंगे प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते क्या है, प्रतिनिधित्व से मतलब क्या है, इस श्रेणी में किसको शामिल किया गया है। इस श्रेणी में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का जो समूह होता है उसको प्रतिनिधित्व करने वाला खाता होता है। जैसे अदत्त मजदूरी, अब अदत्त मजदूरी कर दिया है तो उसमें रमेश की अदत्त, महेश की अदत्त, सुरेश की अदत्त, मतलब तमाम मजदूरों की जो अदत्त मजदूरी होगी उसका हम टोटल करेंगे और उस टोटल में हमने सभी लोगों का कंबाइन करके एक वर्ड सिलेक्ट कर लिया जिसका नाम है अदत्त मजदूरी। अब उस अदत्त मजदूरी ने जो है तमाम वर्करों का जो है एक प्रकार का प्रतिनिधित्व करा है और उन सबकी जो अदत्त मजदूरी है यानी बकाया मजदूरी अदत्त मजदूरी के एक नाम में शामिल हो गया, जिसे हम अदत्त मजदूरी या प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते के तौर पर जानेंगे। इसमें कर्मचारियों को देने वाला वेतन जो बकाया होता है, जो मजदूरों को दिए जाने वाली मजदूरी होता है, पूर्वदत्त व्यय होता है, उपार्जित आय होती है, अनुपार्जित आय होती है यानी बकाया। इस श्रेणी में आते बहुत सारे खर्चे और बहुत सारे बकाया इनकम यानी जो बकाया वाली होती हैं, जो पूर्वदत्त वाली होती हैं, जिनको पार्टिकुलर हम एक नाम से पुकारते हैं, वह बहुत सारी होती तो उनको इकट्ठा ही एक वर्ड में लपेट देते हैं। तो इस प्रकार से वो जो तमाम खर्चे, तमाम इनकम के जो बकाया हैं, अनुपार्जित उपार्जित हैं, वे हम सारा टोटल करके एक वर्ड में नाम दे देते हैं, अनुपार्जित, उपार्जित, अदत्त, पूर्वदत्त, इस प्रकार से। तो ये जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है अदत्त, पूर्वदत्त, अनुपार्जित, उपार्जित, ये जो है सभी लेन देनों का एक मात्र समूहों का एक प्रतिनिधित्व वर्ड है, यानी एक ऐसा शब्द है जिसमें हमने सबको समेट लिया है। तो इस प्रकार से जो इस श्रेणी में आने वाले जितने भी इस समूह में आने वाले खाते होते हैं उन सभी को हम प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते कहते हैं। अब हम बात करेंगे वास्तविक खाते के बारे में। आखिर ये वास्तविक खाता क्या होता है? तो वास्तविक खाते से हमारा मतलब होता है उन संपत्तियों का खाता जिनको हम बहुत ही आसानी से अपनी एसेट्स मानते हैं, यानी व्यापार की संपत्तियों से संबंधित खातों को वास्तविक खाते के दायरे में रखा गया है। इसको दो भागों में बांटा गया है, मूर्त वास्तविक खाते, अमूर्त वास्तविक खाते। अब मूर्त जिसे हम टेंजिबल रियल एसेट्स कहते हैं, तो आखिर टेंजिबल रियल एसेट्स कौन सी हैं? इनमें उन संपत्तियों के खातों को सम्मिलित किया गया है जिनको छुआ जा सकता हो, देखा जा सकता हो, जिनका क्रय विक्रय आसानी से किया जा सकता हो, जैसे रोकड़ है यानी कि कैश, बिल्डिंग है यानी भवन, माल यानी स्टॉक, फर्नीचर, ये तमाम चीज़ें जो संपत्तियों के तौर पे जानी जाती हैं, इनको हम देख भी सकते हैं और इनको महसूस कर सकते हैं, छू करके जान जाते हैं कि हाँ भाई ये रोकड़ है यानी रुपया है, ये बिल्डिंग है, ये मशीन है, ये फर्नीचर है। इस प्रकार से तो इस प्रकार की जो संपत्तियां होती हैं इनको हम मूर्त संपत्तियों के दायरे में रखते हैं, जिसको हम टेंजिबल रियल एसेट्स बोलते हैं। और इन प्रकार की जो टेंजिबल रियल एसेट्स होती हैं इनके जो अकाउंट्स होते हैं इनको टेंजिबल रियल अकाउंट्स कहा जाता है। दूसरा है अमूर्त वास्तविक खाते। अब इसका अपोजिट कर दीजिए, यानी ऐसी संपत्तियां जिनको छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, परंतु दूसरी संपत्तियों की तरह इनको खरीदा बेचा जा सकता है, इनके मूल्यों को मुद्रा में मापा जा सकता हो, यानी इनका लेन देन रुपए पैसे के माध्यम से हो सकता है और इनकी कुछ न कुछ वैल्यू होती है, जैसे ख्याति खाता, पेटेंट जिसे कस्व कहते हैं, और कॉपीराइट खाता। मतलब ये इस प्रकार से जो अकाउंट होते हैं और ये ऐसी संपत्तियां होती हैं, इनके जो खाते रखे जाते हैं इनको हम इनटेंजिबल रियल एसेट्स कहते हैं। और ये जो एसेट्स होती हैं इनका जो अकाउंट होता है इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे अवास्तविक खाते के बारे में, जिसको हम नॉन रियल या
नॉमिनल अकाउंट्स के नाम से जानते हैं। इनको हम नाम मात्र का खाता या आय व्यय का खाता भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आय व्यय यानी आय, इनकम, व्यय यानी एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, लॉस, इस चीज़ से संबंधित, इन मदों से संबंधित जितने भी लेन देन वाले खाते होते हैं उन सभी को यहाँ पर रखा जाता है। यानी इन सभी के खातों को हम नॉमिनल अकाउंट्स यानी नॉन रियल अकाउंट्स के नाम से जानते हैं। इसमें व्यापार के जो खर्चे होते हैं जैसे प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, रेंट और सैलरी और क्या बोलते हैं उसको वेजेज और क्या बोलते हैं उसको, जितने भी मतलब खर्चे होते हैं उन सभी खर्चों को, और जो इनकम प्राप्त होने वाली होती है जैसे रेंट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, इस प्रकार के तमाम जो प्राप्त होने वाली इनकम होती है उसको, और जो खर्चे होते हैं जो कि मैंने अभी बताया पोस्टेज प्रीपेड मतलब पोस्टेज और रेंट और इंटरेस्ट पेड वाले मतलब जो खर्चे होते हैं उनको रखा जाता है। यानी ये पूरी तरह से इनकम और एक्सपेंडिचर यानी आय और व्यय से संबंधित खाता होता है, जिसको हम नाम मात्र के खाते के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको नॉमिनल अकाउंट्स कहा जाता है। अब हम इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। व्यक्तिगत खाते का रूल क्या है जर्नल में हम दो प्रकार से एंट्री करते हैं, डेबिट या क्रेडिट। अब सवाल यह है कि पर्सनल अकाउंट्स जो होते हैं उनका डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या है। तो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट के डेबिट क्रेडिट का रूल हम बता देते हैं। इसमें जैसे कि हमेशा याद रखने वाली चीज़ है, इसमें हमेशा पाने वाले को तो हम डेबिट करते हैं और देने वाले को हमेशा क्रेडिट करते हैं। जैसे महेश को दिया तो महेश यहाँ पर डेबिट होगा, वह व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में है तो महेश डेबिट होगा, यानी क्योंकि महेश को मिलेगा यानी वो पाने वाला है। और अब हम कहते हैं कि देने वाले को धनी करते हैं, जैसे हम रमेश से मिला तो यहाँ पर रमेश क्रेडिट होगा क्योंकि वह देने वाला है। इस प्रकार का नियम जो होता है यहाँ पर, इसको हम दूसरे जो अपनी ठेठ हिंदी होती है उस भाषा में समझें तो को वाले लोगों को डेबिट करते हैं और से वाले लोगों को क्रेडिट करते हैं। को का मतलब होता है रमेश को, सुरेश को, दिनेश को, सोहन को, मोहन को, रोहन को, मोनू को, सोनू को। इस प्रकार से को वाले लोगों की श्रेणी में जो लोग आएंगे वो व्यक्तिगत खाते की श्रेणी, भाई रमेश लिमिटेड को हमने दिया, महेश लिमिटेड को दिया। इस प्रकार से जो को वाली श्रेणी में व्यक्तिगत वाले व्यक्ति आते हैं उनको हम डेबिट करते हैं, और जो से वाले हैं जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज से रोकड़ मिला, महेश से मिला, दिनेश से मिला, महेश लिमिटेड से मिला, सुनील लिमिटेड से मिला, तो से वाले जो लोग हैं उन सभी को हम क्रेडिट करते हैं क्योंकि वो लोग हमें दे रहे हैं। इसीलिए दूसरे नियम में कहा गया कि देने वाले को क्रेडिट और पाने वाले को, यानी जिसको हम दे रहे हैं वो पाने वाला है तो उसको हम डेबिट करते हैं। ये व्यक्तिगत खाते का रूल है, इस बात को ध्यान रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। और वास्तविक खाते में क्या होता है, वास्तविक खाते का मतलब होता है संपत्तियां। इन संपत्तियों का मुख्य तौर पर जो नियम समझा जाता है उस नियम के मुताबिक अगर ये संपत्तियां हमारे पास आती हैं, यानी हमें बिजनेस में ये आती हुई दिखाई देती हैं, यानी इनको खरीदा जाता है या प्राप्त किया जाता है, तो ये डेबिट होता है। इन सभी संपत्तियों को इनके नाम से ही डेबिट कर देते हैं। और अगर इनको बेचा जाता है और ये बिजनेस से बाहर जाती हैं तो इसका मतलब है वो बिजनेस से बाहर जा रही है, तो इसका मतलब है वो बिजनेस में हम उनको बेच रहे हैं। तो इस सिचुएशन में वो जा रही है तो उनको हम क्रेडिट करेंगे। इस प्रकार से इसका नियम साफ सुथरा है, आने वाली संपत्तियां डेबिट और जाने वाली संपत्तियां क्रेडिट की जाती हैं। अवास्तविक खाते या नाम मात्र के खातों के बारे में अगर नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो खर्चे और इनकम से संबंधित खाते इस श्रेणी में रखे गए हैं। अगर हम खर्चों की बात करें, तमाम खर्चों को हमेशा डेबिट करते हैं, जैसे किराया चुकाया, ब्याज चुकाया, डेप्रिसिएशन कट गया और डाक व्यय चुकाया है, स्टेशनरी का खर्च हुआ, इन सभी को इनके नाम से ही डेबिट कर देंगे। अगर इसी जगह पर आय होती है यानी इनकम प्राप्त होती है, जैसे कमीशन रिसीव्ड किया, इंटरेस्ट रिसीव्ड किया, डिस्काउंट रिसीव्ड किया, और इस प्रकार से हमें जो प्राप्त होने वाली मदों से हमें इनकम प्राप्त होती है तो उन मदों को ही क्रेडिट कर देंगे, यानी कमीशन प्राप्त हो तो कमीशन को क्रेडिट करिए।
इंटरेस्ट प्राप्त हो, इंटरेस्ट यानी ब्याज को क्रेडिट कीजिए। रेंट रिसीव्ड हुआ, रेंट अकाउंट रिसीव्ड हो रहा है तो रेंट को क्रेडिट कीजिए, रेंट रिसीव्ड अकाउंट को। इसका मतलब साफ है कि जो आय प्राप्त होने वाली रकमें होती हैं उन मदों को हम, जहाँ से आय प्राप्त होती है उसके साधन को हम क्रेडिट करेंगे, और जिन मदों पर खर्च किया जाता है, चाहे ब्याज हो, चाहे कमीशन हो, चाहे सैलरी हो, मजदूरी हो, उन सभी खर्चों की मदों पर हम उनके नाम से उनको डेबिट कर देते हैं। इस प्रकार से आपने खातों के प्रकार और इनके जर्नल एंट्री में डेबिट क्रेडिट के नियम को भी समझ लिया है। अब सवाल पैदा होता है, ये नाम और जमा यानी डेबिट और क्रेडिट ये कहाँ से पैदा हुआ है, आखिर हम डेबिट और क्रेडिट क्यों कहते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट का हमारा मतलब क्या है, डेबिट क्रेडिट कहाँ से आया है। अगर हम डेबिट की बात करते हैं तो डेबिट शब्द जो है ये लैटिन भाषा के डेबिटम शब्द से लिया गया है। इसका मतलब होता है उनसे देय यानी ड्यू फ्रॉम दैट। वास्तव में डेबिट का जब लेखा जोखा करते हैं तो इसके नियम में इसको हम बहुत ज़्यादा मतलब क्रियाशील करने के लिए इसको एक प्रकार से चिन्ह के रूप में प्रयोग करते हैं। जब खाते के बाईं ओर लिखा जाता है तो इसे माना जाता है ये नाम पक्ष में यानी डेबिट पक्ष में लेखा किया जा सकता है। यहाँ डेबिट शब्द से हमारा संबोधन जो होता है उसका मतलब है बाईं ओर लेखा किया गया है। इसको हम अंग्रेजी में संक्षिप्त रूप में DR के नाम से जानते हैं, और आजकल DR को हम एक शुद्ध और मतलब इसका फुल फॉर्म बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर DR का फुल फॉर्म क्या है। तो DR से मतलब डेबिट रिकॉर्ड से भी होता है। डेबिट रिकॉर्ड का मतलब होता है डेबिट साइड में किया जाने वाला लेखा। अब हम बात करते हैं क्रेडिट शब्द के बारे में। तो क्रेडिट शब्द लैटिन भाषा के क्रेडर शब्द से बना हुआ है और उसका मतलब होता है उसको देय प्रकट करता है, और ये भी बिल्कुल सेम टू सेम अगर इसको क्रियाशील किया जाता है तो इसका एक ऐसा चिन्ह मात्र प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है कि दाहिनी तरफ लेखा किया गया है, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है CR, या यूँ कहिए कि क्रेडिट रिकॉर्ड्स, क्रेडिट साइड में किया जाने वाला लेखा। इस प्रकार से इस पक्ष के दोनों पक्षों को डेबिट क्रेडिट के नियम से ज़्यादा मशहूर किया गया है, और इस प्रकार से हम ये ध्यान रखेंगे कि डेबिट और क्रेडिट कहाँ से आया ये आपको बता दिया गया। डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, DR CR का मतलब क्या होता है, ये भी आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। अगली वीडियो में हम जर्नल एंट्री का धमाका लेकर आएंगे और एक से एक जर्नल एंट्री आपको समझाएंगे, और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में जर्नल एंट्री, ओनली जर्नल एंट्री होगी। वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को वायरल कर दीजिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस काम को जरूर करेंगे और अन्य बच्चों को इसको बहुत लाभ मिलेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। और वीडियो अंत तक शुरू से लास्ट तक देखेंगे। ये अकाउंट है, इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। अगर छूट जाती हैं तो आप भी समझ लीजिए नॉलेज विहीन हो जाते हैं। तो नॉलेज विहीन नहीं होना है, कामयाब बनने के लिए नॉलेज फुल होना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में व्यक्ति कामयाब वही है जिसको नॉलेज है। अगर आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो आप कहीं कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए यकीन से वीडियो को शुरू से लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप देखा कीजिए। अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है दोबारा देखो, तिबारा देखो, 4 बार देखो, जब तक सारी बातें क्लियर ना हो जाएं तो आप वीडियो से हटिए मत। अरे कौन सा आपको इसमें पैसा देना है, आपको टीचर से बार बार रिक्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ बटन दबा करके और एक क्लिक करके आप वीडियो दोबारा सुने, तिबारा सुने, 4 बार सुने। या अगर हम बात करें किसी टीचर को, अगर आप कहना चाहेंगे कि सर ये मेरी समझ में नहीं आया, आप सर दोबारा बता दीजिए, तो जाहिर सी बात है वो मास्टर बिल्कुल नहीं बताएगा। दोबारा एक बार बताने की कोशिश भी करेगा, अगर आप तिबारा पूछेंगे ना उसको तो तिबारा तो भाई साहब ये कहेगा कि ऐसा है, तू भैया झोला झंडी उठा अपने घर को निकल ले, तूने तो मेरी खोपड़ी चाट ली है। तो इस प्रकार से YouTube में आपको सबसे बढ़िया रिस्पांस मिलेगा। आप उसको 10 बार बटन दबा के सुन सकते हैं, आपको किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। बने रहिए, वीडियो अंत तक देखा कीजिए। इसी प्रकार की वीडियो के लिए धीरज सर कॉमर्स क्लासेज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहिए। फिर लेकर आएंगे एक धमाकेदार वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।